Today we are going to discuss the equivalence of the statements of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics is the law by which nature runs, as we have discussed earlier. So we express this second law in various ways. The two prominent statements are one of Clausius and other is Kelvin-Planck. Kelvin and Planck both discuss the second law of thermodynamics in terms of energy taken or heat taken and work, and Clausius discussed this in terms of temperature and flow of heat. So what is Clausius' statement? Clausius' statement says that heat cannot of itself flow from a colder to a warmer body. यानी ऊष्मा जो है अपने आप कम तापमान के स्थान से या वस्तु से अधिक तापमान के स्थान या वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। केल्विन और प्लैंक ने कहा कि आप कोई ऐसा सेल्फ एक्टिंग, कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते, कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि केवल दो ही कार्य करे, यानी ऊष्मा को अवशोषित करे, एब्जॉर्ब करे, ले एनर्जी को ले कहीं से और उतना सारा का सारा वर्क करे, यानी all the energy that has been taken up is converted into work. This is not possible. That you cannot make an engine which working in cycles can do only two things: absorption of heat from a reservoir and performing equivalent amount of work. This is Kelvin-Planck's statement. So we will show that these statements are equivalent. So we cannot say exactly all these statements are same or denote exactly the same thing, but they are related to each other. They are equivalent. वो समतुल्य है, यानी अगर एक सही ना हो तो दूसरा भी सही नहीं पाएगा। यानी अगर हम एक का वायलेशन करके दिखाएं तो दूसरा भी वायलेट हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या जो ऊष्मागतिकी के नियम है वो ये बताते हैं कि जो प्रकृति है किस तरीके से व्यवहार करती है। तो जनरली इनका एक नेगेटिव एक्सप्रेशंस है कि जैसे हम कहते हैं कि परपेचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, परपेचुअल मोशन ऑफ द सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, या हम कहते हैं कि ऊष्मा एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकती है ना समाप्त की जा सकती है, या ऊर्जा को सारा का सारा कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें इनकी इक्विवेलेंस हम जिस तरीके से दिखाएंगे वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एक इंजन लिया है। अब इंजन क्या है उसको भी आप समझ सकते हैं। व्हाट इज ए हीट इंजन। तो किसी भी इंजन में क्या है, तीन एलिमेंट बेसिक हैं। एक सोर्स होना चाहिए जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ये एक सोर्स है, और एक सिंक होना चाहिए जहां बची खुची एनर्जी को डाल दें, जहां हमारा जो वेस्ट है, जो एनर्जी अनयूटिलाइज्ड है वो चले जाए, और एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जो कि इस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और कार्य में परिवर्तित करेगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि अगर एक स्टेटमेंट वायलेट होता है तो दूसरे पे क्या होगा, क्या असर पड़ेगा। तो हमने माना है ये जो इंजन है इसको हमने दिखाया है। इसमें हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट मान लिया सही है और क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, तो हम ये दिखाएंगे कि केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट भी अल्टीमेटली वायलेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है कि Q1 ऊष्मा जो है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है एब्जॉर्ब कर रहा है, W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, सारी की सारी जो ऊष्मा है या जो ऊर्जा है वो कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है, और जो बच जा रही है वो Q2 जो है सिंक में चली जाएगी। तो इस तरीके से ऊष्मागतिकी के जो दूसरा सिद्धांत है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज फॉर बीइंग फॉलोड, देयर इज नो वायलेशन। अब हम देख रहे हैं दूसरा, हमने एक इसी सोर्स और सिंक के बीच में एक दूसरा इंजन हमने लिया है, हीट इंजन, जो कि क्या कर रहा है, Q2 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिंक से, जो कि सिंक जो है लोअर टेम्परेचर पे है T2,
T1 जो है सोर्स का टेम्परेचर है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो सिंक जो है वहां से यानी लोअर टेम्परेचर से इसने Q2 ऊष्मा अवशोषित करी और वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू ये सारी की सारी Q2 जो ऊष्मा है कहाँ चलेगी, सोर्स में चलेगी जो हायर टेम्परेचर में, यानी बिना किसी मदद के। देखिए यहाँ पे जो इंजन का बीच का पार्ट है जो वर्किंग सब्सटेंस है, इस पर ना तो कोई कार्य किया जा रहा है ना इसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, यानी जो ऊष्मा है अपने आप बिना किसी एड के, बिना किसी सहायता के लोअर टेम्परेचर T2 यानी सिंक से हायर टेम्परेचर में सोर्स में चले जाए। तो इस तरीके से क्लैसियस स्टेटमेंट का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है सेकेंड लॉ में। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि अपना जो ये दो हमने इंजन्स दिए थे इनको अपने आपस में हमने जोड़ दिया और इस तरीके से एडजस्ट किया कि वर्किंग सब्सटेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि अमाउंट ऑफ वर्क सेम रह रहा है W। ये मैथमेटिकली हमें इसकी मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये हमें क्योंकि यहाँ पे एक सिद्ध करना है कि किस तरीके से वायलेशन हो रहा है, तो हम इस तरीके से इसको लेते हैं। तो हमने उसी सोर्स और सिंक के बीच में अब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो दो इंजन थे हमको जोड़ के एक बनाया, तो देखिए क्या होगा। तो सोर्स में क्या हो रहा है, सोर्स में Q1 ऊष्मा निकल रही है और Q2 सोर्स को मिल रही है। यहाँ देखिए तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सोर्स से निकल रही है वो कितनी होगी, Q1 माइनस Q2। अब क्या है यहाँ पे देखें तो ये जो इंजन है, पहला वाला इंजन W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, दूसरे में कुछ ना काम हो रहा है उसके द्वारा ना उस पर किया जा रहा है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क इज W। सो Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड W अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग परफॉर्म। और हम सिंक का देखें, सिंक में क्या हुआ, सिंक से Q2 हीट निकली और Q2 इस सिंक को मिली, तो नेट अमाउंट ऑफ चेंज इज 0। तो अब हम इस पूरे को अगर हम देखेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा इंजन बन गया जो कि Q1 माइनस Q2 अमाउंट सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है, उस सारे के सारे अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वर्क में। यानी द all the heat absorbed or the energy taken up is being converted into work, and this is clearly the violation of the second law of thermodynamics. Which law? Which statement of second law? Kelvin-Planck statement. So we started with a process in which Kelvin-Planck statement is being followed, but Clausius statement is being violated. तो हमने ऐसे प्रक्रिया से प्रारंभ किया जहाँ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो फॉलो किया गया था, लेकिन क्लैसियस स्टेटमेंट वायलेट हुआ था। और हमने इस पूरी प्रोसेस को, यानी जो इंजन लेके हमने प्रोसेस दिखाई थी उनको जोड़ के एक नया इंजन बनाया, तो हमने ये पाया कि कैल्विन प्लैंक भी वायलेट हो गया। यानी इफ क्लैसियस स्टेटमेंट इज बीइंग वायलेटेड, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल आल्सो बी वायलेटेड। दिस इज द वे वी हैव शोन दैट violation of one statement leads to the violation of the other statement. Now we will show that the violation of Kelvin-Planck statement also leads to violation of Clausius statement. We have to show it both ways. ये जो कैल्विन क्लैसियस का स्टेटमेंट है उसके वायलेशन से कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, और कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट अगर वायलेट करते हैं तो क्लैसियस स्टेटमेंट वायलेट हो जाता है। इस तरीके से हम पूरी तरीके से सिद्ध कर पाएंगे कि अगर एक स्टेटमेंट वायलेट होता है तो दूसरा भी वायलेट होता है। इसका मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट है। तो अब हमने फिर सेम सिस्टम लिया है, एक सोर्स है, एक सिंक है, T1 और T2 टेम्परेचर पे जो है, जहाँ की T1 इज ग्रेटर देन T2, और वर्किंग सब्सटेंस लिया है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है या जिसके थ्रू हीट रिजेक्ट होती है। और हमने दो इंजन पहले लिए हैं जो कि T1 T2 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहे हैं। तो पहले में हमने एक तरीके से एक ऐसा इंजन लिया है जो कि Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिंक से, और उस पर जब W अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो वो Q2 प्लस W अमाउंट ऑफ वर्क सोर्स
सोर्स को पहुंचा रहा है या सोर्स में रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये एक तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को फ्लो तो कर रही है, लेकिन विद द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, हम बाहर से कार्य कर रहे हैं तब ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो है क्लेसियस का स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने आप जो ऊष्मा है वो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नहीं जा रही है, इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है। और दूसरा जो हमने लिया है वहाँ पे हमने केल्विन प्लैंक का वायलेशन लिखा है, और Q1 हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, यानी Q1 इक्वल टू W है, W इक्वल टू Q। अब हम इन दो इंजन्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखिए जो सोर्स है उस पर Q2 प्लस W अमाउंट ऑफ हीट उसे मिली, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से निकल गई। हीट की जगह हम एनर्जी भी कह सकते हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी या हीट उसको मिली वो है Q2 प्लस W माइनस Q1। और चूंकि W और बराबर Q1 है, क्योंकि सारा का सारा Q1 जो है W में कन्वर्ट हो गया है, तो इसे हम कह सकते हैं Q2। अब क्या है, पहला वाला इंजन देखें तो इस पर W अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है, और दूसरे वाले को देखें तो उस पर W अमाउंट ऑफ वर्क किया है। तो अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और नेचुरली भी समझ सकते हैं कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, W माइनस W या माइनस W प्लस W दैट इज इक्वल टू 0। तो कोई वर्क नेट अमाउंट नहीं हो रहा है अगर हम दोनों इंजन्स को जोड़ दे रहे हैं। और अगर सिंक को देखें, सिंक में से केवल Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, पहले इंजन के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। तो अब हम देख रहे हैं जो हमारा सिस्टम बना हुआ कैसा बना, Q2 अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो लोअर टेम्परेचर T2 जो सिंक का है उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई, कोई कार्य नहीं हुआ, और ये सारी की सारी जो ऊष्मा या ऊर्जा है वो सोर्स यानी हायर टेम्परेचर T1 पे पहुंच गई, यानी अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, ये किसका वायलेशन है, क्लेसियस स्टेटमेंट का वायलेशन, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का वायलेशन। तो अगर एक रूप में हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को बोलते हैं और कहते हैं वो सही है, और उसी प्रोसेस में अगर हम दूसरे का वायलेशन कर देते हैं, दूसरे तरीके से अगर उस प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस को देखते हैं, या उसी प्रक्रिया में दो हिस्से हैं, एक जगह पे हमें लग रहा है कि सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है और दूसरे हिस्से में लग रहा है कि सेकंड लॉ वायलेट हो रहा है, तो नेट अगर हम प्रोसेस का एग्जामिनेशन करेंगे तो सेकंड लॉ का वायलेशन होगा। तो क्लेसियस स्टेटमेंट के वायलेशन होने पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट हो जाता है, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अगर वायलेट होता है तो क्लेसियस स्टेटमेंट वायलेट हो जाता है। इसका मतलब ये जो दोनों लॉ हैं या दोनों स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ के, वो इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। तो दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।